सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bowl Network, it's time for Jameel Farooqi. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। एजेंडा ऑन द डिबेट टुनाइट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है उज़ैर बलोच JIT। हैशटैग उज़ैर बलोच JIT। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरे प्रोग्राम बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। सियासी जमातें, मिलिटेंट विंग्स और इस्तेमाल शुदा मोहरे। ऑन द डिबेट टुनाइट हबीब जान बलोच, नाराज रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रहनुमा कलअदम पीपल्स अमन कमेटी, और कादिर पटेल साहब, रुकन कौमी असेंबली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं अपने गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हबीब जान बलोच साहब, नाराज रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका ताल्लुक लियारी से है, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और स्काइप लिंक के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब आपके वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीपल्स अमन कमेटी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात का मिलिटेंट विंग थी या नहीं थी? पहले तो मैं आप जैसे लियारी के लोगों को कि लियारी चिल चौक से या ली मार्केट चौक से, खारादर चौक से जो बलोच बाहर जाता था उसका रंग और उनके बालों की शिनाख्त देखकर उसे अगवा कर लिया जाता था और फिर उनकी बोरी बंदलासी मिल जाया कर। ये सूरत हाल मडीर की थी। तो हमने कहा कि हमने अमन कमेटी बनाई थी और हम इस बात पर तैयार थे कि भाई हमें हमारा कसूर बताया जाए या फिर ये मफाहमत और मसलियत की जो पॉलिटिक्स आपने बुनियाद रखी है। उस वक्त सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी थे, तो हमें बताया जाए। वो बातें बड़ी जज्बाती थी, उन तक बात नहीं पहुंचती थी हबीब जान साहब। और उज़ैर बलोच के क्या तनाज़ात थे पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से? तनाज़ात कुछ नहीं थे सर। देखे ना, अब वो बातें अलग है। पीपल्स पार्टी की जानिब से बुजुर्ग कमेटी के मशवरे पर जब उज़ैर बलोच ने नाम दिए, टिकटें मिल गई, 2 हमारे मेंबर पार्लियामेंट बन गए, सूबाई असेंबली के एक MNA बन गया। लेकिन उज़ैर बलोच के नाम पर टिकट्स मिली थी। सनिया नाज जो इलेक्ट हुई तो वो उज़ैर बलोच के कहने पर ही उनको टिकट मिला था? सर वो उज़ैर बलोच के कहने पर नहीं था, वो बुजुर्ग कमेटी का एक फैसला था मुत्तफिका, बल्कि ये हमारा फैसला था। हमने कहा था कि इस मरतबा लियारी से बाहर के लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मुजफ्फर टप्पी लियारी से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। नबील गबूल भी लियारी से उम्मीदवार थे, क्योंकि नबील गबूल का ताल्लुक लियारी से नहीं था, वो डिफेंस में रहते रहे शुरू दिन से। तो ये फैसला था मुत्तफिका के पीपल्स पार्टी की टिकट पर मकामी लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जिसपे अवैध मुजफ्फर टप्पी नाराज नहीं। अभी आपने चंद लम्हे पहले कहा ना हबीब जान साहब, अभी आपने चंद लम्हे पहले कहा कि उज़ैर बलोच के कहने पर टिकट्स दिए गए, तो टिकट तो मिले ना? नहीं सर, वो बुजुर्ग कमेटी के फैसले को आगे दिया और उज़ैर क्योंकि वो सबका सरबराह था, सरदार था, लियारी की नुमाइंदगी कर रहा था, तो बुजुर्ग कमेटी लियारी की तमाम NGOs और तंजीमें जो थी उनके मुत्तफिका फैसले को इंडोर्स किया उज़ैर बलोच ने। और उज़ैर बलोच ने अच्छा, अब हबीब जान साहब, अब अगर बात की जाए मुत्तफिका फैसले की, तो मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैं जब आकर प्रोग्राम्स करता रहा हूँ, लियारी के चाकीवाड़ा चौक की अगर बात की जाए या दीगर मशहूर तरीन चौक हैं, वहाँ पर हम प्रोग्राम्स करते थे जफ़र बलोच के साथ, उज़ैर बलोच के साथ। मैंने खुद देखा है सनिया नाज आपकी प्रेस रिलीज जारी करती थी पीपल्स अमन कमेटी की, और इसको जो साबिक सेक्टर कमांडर थे रेंजर्स के बासित शुजा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा, उन्होंने भी एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि सनिया नाज तो पीपल्स अमन कमेटी की तमाम प्रेस रिलीज जारी किया करती थी। तो इसको आप कैसे नेगेट करेंगे फिर? सर देखें, पीपल्स अमन कमेटी ही में हमने उन्हें जिम्मेदारियां दी थी। बेसिकली जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक बाई बर्थ आप जानते हैं कि लियारी में हर एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, हर दूसरी नस्ल का। बाबा लाडला और उज़ैर में भी झगड़ा करवाया। इन सारी कहानियों के पीछे मास्टरमाइंड एक नाम है, अगर मैं लेना चाहूं जी और आपको इतराज ना हो, बताएं। वो है नबील गबूल साहब। कौन? नबील गबूल साहब, नबील गबूल। अच्छा। जब उनकी गिरफ्त कमजोर हुई लियारी में, और शहर के जो उस वक्त मुत्तदा के लोग थे, उसका नाम लेना आपके टीवी पर शायद बैन है,
तो जो लंदन में है। अच्छा। तो उन सब की मुश्तरका ख्वाहिश थी कि कराची किसी तरीके से उनकी गिरफ्त में आ जाए। उन्होंने बरतानिया को भी खत लिखे थे, अमेरिका को भी खत लिखे थे, कराची हमारा है। अब रहमान बलोच एक कैरेक्टर जब आता है, गवर्नर सिंह उस जमाने के 14 साल गवर्नर जो रिकॉर्ड रखते हैं, इशरत अली बादशाह साहब जी, उन्होंने रहमान बलोच को राब्ता किया। आप उसे डकैत के, लोग उसे सरदार कहते थे। आपके लिए अब किसी के लिए पत्थर की मूर्तियां पत्थर है, किसी के लिए वो भगवान है। अब ये रहमान का कैरेक्टर जो भी था, लियारी के लोग उसे पसंद करते थे, उसकी वजह से अमन कायम हुआ था। आपके इसी बात में से एक बात, उज़ैर जान बलोच अब पीपल्स पार्टी के लिए या सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात के लिए पत्थर की मूर्ति है या कुछ और? सर अगर आपने मौका दिया, मैं आपसे बताऊं, वो सिंधी जी जो ओबाड़ो से और हैदराबाद की जो ये सोराबकोट की जो चुंगी है, टुल टैक्स है, वहां पर अपनी ये टोपियां छुपा कर आया करते थे। शहर का ये आलम था। उन सिंधियों को मैंने देखा है कराची के मज़ाफात लियारी में आकर उज़ैर बलोच का शुक्रिया अदा करते हुए। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि कहीं अंदरून सिंध के कहीं गांव, कहीं शहर में अमन कमेटी की ब्रांचें कायम कर दी गई थी। मरहूम अमीन फहीम साहब ने कहा था, अरे बाबा सोना गाल बद, हाला में कोई अमन कमेटी वालों को बोलना मेरे खिलाफ वो ना करें। उनका ख्याल था शायद वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा डाडा साईं, आप हमारे बड़े हैं, ये सिर्फ सिंध में गवर्ने से रोजगार की, अपने हक और शऊर की, क्योंकि मुत्तहिदा का जो बढ़ता हुआ जो पावर था वो सिंध को, कराची को तोड़ना चाहते थे। सबके सामने ये बातें। तो मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन पे जो रोल प्ले किया है रहमान शहीद ने और उज़ैर बलोच ने, अपनी टीम ने, अब कुछ लोग उगज़े लियारी में उसे मंशियात फरोश कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये मंशियात फरोश नहीं थे, बल्कि ये सरफरोश थे जो वतन फरोशों के आगे शीशा पिलाई दीवार। अच्छा हबीब जान साहब, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कहूंगा कि इसको इसी विंडो पे रखिएगा ताकि हबीब जान साहब बिल्कुल इसी तरह नजर आते रहे। मैं हबीब जान साहब ये बताइए कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एलिज्ड जो मिलिटेंट विंग है उसको टक्कर देने के लिए जुल्फिकार मिर्जा साहब ने उज़ैर बलोच को 3 लाख के करीब लाइसेंसेस नहीं दिलवाए थे ताकि वो उसको जाकर टक्कर दे, और जो कराची के हालात एक तरफ यकतरफा सियासी हिकमत अमली के तहत चल रहे थे उनको टक्कर दी जाए? ऐसा नहीं था? देखिए सर, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपका बड़ा रोल है, मैं आपके रोल को बड़ा सलाम पेश करता हूं दोस्तों के, मीडिया के। जैस्मिन मंजूर, नादिया मिर्जा, नफीसा होदबाई, शाइन शहबाई, मजहर अब्बास इस्लामाबाद चले गए, कुछ लोग इस्लामाबाद चले गए, कुछ लोग लंदन चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए। मेरा ख्याल है कि 3 लाख लाइसेंस जुल्फिकार मिर्जा ने अगर कहे हैं तो कम कहे हैं। मेरा बस चलता, मैं अगर कभी वजीर दाखिला बना और ये सूरत हाल होती तो मैं 2 करोड़ 30 लाख लाइसेंस देता। एक कराची में हर घर को लाइसेंस की जरूरत थी। जिस तरह दहशतगर्दी हो रही थी, एक मिलिटेंट विंग को एनफोर्स करने के लिए, इक्विप करने के लिए आप कहते हैं कि आप करोड़ों लाइसेंसेस देते? नहीं, जो शहर की आबादी थी, आबादी जो थी 2 करोड़ 20, 30, 50 लाख जो भी है, क्योंकि आपने देखा कि आपकी रियासत का अहम सतून पुलिस नाकाम हो गई थी, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे थे। 220 पुलिस अफसर कत्ल कर दिए गए। चौधरी असलम ने एक दिन कहा, सर ये तो रिकॉर्ड की बात है। नहीं, हबीब जान बलोच साहब, आपसे अब यहाँ सवाल बनता है। अब चौधरी असलम की आप बात कर रहे हैं, चौधरी असलम की एक्सेस उज़ैर जान बलोच के घर तक ही नहीं थी, बाहर से आकर चक्कर लगाकर चले जाते थे। और ये भी मुझे पता है कि मैं जिस वक्त उनका इंटरव्यू अंदर कर रहा था वो बाहर से मुड़कर निकल कर चले गए थे। सिचुएशन उस वक्त वैसी थी, लेकिन उस सारी सूरत हाल में जुल्फिकार मिर्जा साहब के उज़ैर बलोच से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो जुल्फिकार मिर्जा जो उस वक्त सिंध के वजीर दाखिला थे, सिंध का वजीर दाखिला उज़ैर बलोच के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट था। इसका मतलब क्या है, इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा। सर इसके लिए तो जीआईटी से काम नहीं चलेगा। आप एक ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं कि वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला को क्या जरूरत पेश आई कि वो उज़ैर बलोच से राब्ते में आया। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट्स को चेक किया जाए। एक मरकजी वजीर दाखिला का रोल भी देखें और सूबाई वजीर दाखिला का भी रोल देखें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मोहम्मद अनवर नामी शख्स ने इंकशाफात किए लंदन में बैठकर, अब वो लंदन में किसी ISI के प्रेशर में नहीं है, किसी MI के प्रेशर में नहीं है, वो लंदन की पुरफजा मकाम पर बैठकर कहता है कि मैं
यानी मोहम्मद अनवर। सर आप मोहम्मद अनवर को छोड़िए, अब आप उजैर जान बलोच को देख लिए। उन्होंने JIT में जो इनकी शफात किए हैं, उनकी शफात के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने 190 से जायद कत्ल का एतराफ़ किया है, एतराफ़ जुर्म किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कितनी हसास मालूमात दुश्मन ममालिक की एजेंसियों को फराहम की थी ईरान में रहते हुए। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बाकियों को तो छोड़ दीजिए। फारूकी साहब, आप पे तो मैं इल्जाम लगा सकता हूं कि आप कैमरा लेकर कहीं भी घुसकर हसास तंजीबात की वीडियो बना सकते हैं। क्या उजैर बलोच का वालिद कोई कोर कमांडर रहा है? उजैर बलोच का वालिद कोई फौज का कोई बड़ा अफसर रहा है, नेवी का अफसर रहा है या एयरफोर्स का? अब एक आम सिविलियन आदमी क्या हसास मालूमात गूगल के होते हुए दे सकता है? उजैर के पास कुछ होगा तो उसके घर का नक्शा होगा या अली मार्केट का नक्शा होगा, चाकीवाड़ा चौक का नक्शा होगा। तो ये ऐसे मज़ाक़ खेज़ इल्जामात हैं। अगर अदलिया आज़ाद है, उसमें अगर चले गए और वकील ने सवाल कर दिया कि जनाब बताएं कि उजैर ने किस तरह की अहम तनसीबात की मालूमात दी है, तो अगर वो कहता है कि जी सपोज करें खुदा ना खास्ता कि वाह फैक्ट्री का नक्शा दे दिया है, तो फिर वाह फैक्ट्री की सिक्योरिटी का सवाल पैदा होता है। या उजैर बलोच से मिलने वाले वो लोग सियासतदान या एस्टेब्लिशमेंट के लोग या हुकूमती लोग जो भी थे, क्या उजैर बलोच को फोटो कॉपियां ये ब्लूप्रिंट उन्होंने प्रिंट करके दिए? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, कि JIT की अहमियत महज बयानात की हद तक होती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ ना हो जाए। क्योंकि अगर एक शख्स अपने बयान से ही हट जाए तो उसके बाद पीछे बात कोई नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और वो ये है कि क्या उजैर जान बलोच सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, आप 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उजैर बलोच के साथ कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। तो उजैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, परियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामला का सरगुना वो मुझे गर्दान। एक ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। जरदारी साहब मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। फैक्ट्री की भी बात करनी पड़ेगी कि जनाब जो सूरत हाल हुई है, अब उजैर बलोच को तो यहाँ पर आपको अवार्ड और तमगे देने चाहिए थे, लेकिन चलें ठीक है। हम तो मैं समझता हूँ कि लियारी के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंट लाइन का रोल प्ले किया। वो रेजिमेंट थी लियारी जिसको ना तनख्वाह थी, ना कोई हल्फ था, ना गैर एलानिया रेजिमेंट। और जिस तरीके से कराची का मुकदमा लड़ा है लियारी के लोगों ने, तो उसे आप शाबाशी नहीं देते, तो हम खुद अपने आप को शाबाशी देते थे कि लियारी के लोगों आपने बड़ा कमाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इल्जामात और ये JIT बिल्कुल बेसलेस है, बाइस है। आपको JIT के लोगों पे जो टीम थी उनकी हमदर्दियों को चेक करना होगा। तो उनकी हमदर्दियां 2015-16 में किसके साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती थी उस वक्त की। ये तो अल्लाह भला करे जनरल मोहतरम राहल शरीफ साहब का कि 22 अगस्त 2015 के बाद पाकिस्तान के शहर माशियब कराची की कहानी तब्दील हुई। वरना सर आपको तो उजैर बलोच, अब हुकूमत सिंध की भी जरूरत था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी जरूरत था। अब ये देखे ना, पीपल्स पार्टी भी मिलती रही है, नून भी मिलती रही है, मुस्लिम लीग नून, PTI भी मिलती रही है। बल्कि उजैर बलोच ने या हम लियारी वालों ने तो गैर एलानिया हिमायत भी की और शमूलियत भी की PTI में। वरना यही हमारे आज के वजीर आजम तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो JIT की टाइमिंग है इसके पीछे कुछ खास मुहर्रिकात हैं, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपकी दोनों हुकूमतें सूबाई और मरकजी वो फेल हो गई हैं गुड में। वो अपने फैलियत को डाइवर्ट करने के लिए कभी अमेरिकन लेडी ले आती हैं, वो सिंथिया जी क्या नाम था कि जी वो फलाने ने रेप कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। अब आप उजैर बलोच को ले आए, आप कल फिर बल्दिया टाउन को डिस्कस करेंगे, फिर आप मुत्तहिदा को डिस्कस करेंगे। इतना बड़ा अलमिया हुआ है पाकिस्तान में, आप उसको कोई डिबेट नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता। अनवर ने यहाँ पर अलल ऐलान कहा है कि हम 92-93 से ये लोग हिंदुस्तान से पैसे लेते थे। न सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, ना हमारा ISPR का कोई बयान आया, ना हमारी हुकूमत जो ट्वीट पे चल रही है, ट्वीट एक ट्वीट नहीं आई, ना फवाद चौधरी की आई, ना इमरान खान साहब की आई, ना वजीर इत्तलात की आई, ना वजीर दाखिला की आई। अब वजीर दाखिला खुद साबिक बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे रहे हैं। आप बताएं कि 35 साल तक मेरे शहर कराची को, पाकिस्तान के माशियब कराची को बर्बाद करते रहे। अब ये तय हुआ कि हिंदुस्तान पैसे देता था, क्यों देता था कि माशी हब को अनरेस्ट करो,
बर्बाद करो। तो तय हुआ कि बल्दिया फैक्ट्री में लगाई जाने वाली आग, यानी कि आपने मेरा एक्सपोर्ट बर्बाद कर दिया। माशी हब की एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान की रेड की आपने तोड़ दी, रेड की हड्डी तोड़ दी, कमर तोड़ दी आपने, उस पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, मैं आपके पॉइंट को समझ गया हूं हबीब जान साहब, लेकिन यहाँ पर यह पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडिंग वर्कर्स में से थे, मैं आपकी तस्वीर देख रहा था, बीवी शहीद के साथ आपकी तस्वीर थी। ऐसा क्या हुआ है कि आप बिल्कुल किनारा कश हो गए हैं पीपल्स पार्टी से? एक सवाल तो ये, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे आप जवाब देंगे, वो ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मर्डर की गुत्थी पता नहीं कब सुलझेगी। आपके पास क्या मालूमात हैं या आप क्या समझते हैं कि कौन हो सकता है उसके पीछे? सर, मैं पीपल्स पार्टी में था और मैं समझता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी से मेरा अपनी ताल्लुक, मेरा इख्तिलाफ जरदारी पीपल्स पार्टी से था है। और जब उज़ैर बलोच साहब ने ऐलान किया कि हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं रहा, तो मैंने उस फैसले को लब्बैक कहा, क्योंकि मैंने उसको अपना सरदार। जस्ट होल्ड ऑन सर, अभी आपने एक जुमला कहा कि उज़ैर जान ने कहा कि अब हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं रहा। इसका मतलब है कि उस वक्त से पहले तक उज़ैर जान बलोच का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। यस, डेफिनेटली। उज़ैर जान बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, यानी पीपल्स अमन कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी? नहीं सर, देखिए, पीपल्स अमन कमेटी को तो जुल्फ़िकार मिर्जा ने जज्बात में आकर कह दिया अब्दुल्ला मुराद की बरसी में 6 मार्च को 2010 या 11 में कि जनाब अमन कमेटी को मैं अपनी ज़ैली तंजीम मानता हूँ। देखिए सर, पॉलिटिकल वर्कर एनजीओज भी बनाते हैं। आप किसी एनजीओज को या किसी फलाई तंजीम को या किसी फुटबॉल क्लब को या किसी बॉक्सिंग क्लब को पीपल्स पार्टी का से गुत्थी नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूँ ज्यादती वाली बात है। अमन कमेटी, पहले कहा मैंने कि वो लियारी में मुख्तलिफ लोगों की लड़ाई को वाइंड अप करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जिसका बड़ा रिजल्ट आया, बुजुर्गों ने बड़ा रोल प्ले किया। अब आप देखेंगे उसमें फिर आप जाएंगे तो बड़ी डिबेट है। गफ्फार जिक्री भी था, अरशद पप्पू का वालिद हाजी लालू भी था, लेकिन फिर यहाँ पे नबिल गबुल का जो रोल था, मतलब नेगेटिव रिजल्ट ये था कि अरशद पप्पू का मर्डर करके उसके सर के साथ फुटबॉल खेला गया ग्राउंड के अंदर, उसके सर को किक्स मारी गई, रिजल्ट ये निकला था। देखें, इसको भी आपने उस तनाजर में देखना होगा कि अरशद पप्पू वाला वाकया के बारिकात क्या थे, कुछ कॉन्स्पिरेसीज क्या थी, उज़ैर के वालिद के मर्डर की कहानी क्या थी। ये देखें, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप कमीशन बनाएंगे तो सब कुछ आया होगा। नबील कबूल का रोल सबसे ज्यादा खतरनाक रोल है। इसी गफ्फार, लेकिन एक बात आप बोल कर गए, मैं मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के मर्डर के हवाले से सवाल किया था, उसका जवाब आप मुझे देंगे क्योंकि आपके पास यकीनन कोई इन्फॉर्मेशन है। सर देखें, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मर्डर की कहानी के पीछे बैनुल-अक़वामी कॉन्स्पिरेसी थी। उसमें कुछ हमारे लोग भी थे। कौन लोग थे? बंदूक किसी और की थी, कांधा किसी और का था, ट्रिगर किसी और ने दबाया। अब उसमें जनरल मुशर्रफ को आप देख लें, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, अमेरिका को देख लें, सऊदीया का रोल देख लें, और फिर हमारे अपने लोगों का रोल देख लें, जिसमें आसिफ अली जरदारी का रोल हो या रहमान मलिक का रोल हो, कौन कहां से भागा, डॉक्टर बाबर रहमान का रोल देख लें। तो ये सारी कहानियां हैं। और कौन कहां से भागा? हबीब जान साहब, कौन कहां से भागा? जब शहीद बीबी की शहादत की जो जाए वकुआ था पिंडी का, कौन कहां से भागा। अब इस बात का तो दुख रहेगा कि 10 साल तक आसिफ अली जरदारी साहब सूबे सिंध में मालिक रहे, 5 साल आप चेयरमैन भी रहे सेनेट के, आप सदर पाकिस्तान भी रहे, तहकीकात नहीं हुई। अब उस तहकीकात के पीछे कोई कुव्वतें थी तो जरदारी साहब को बताना चाहिए, या फिर जिस तरह का वो आता है सोशल मीडिया पे कि आप बिलवास्ता जरदारी साहब रहमान मलिक और बाबर अवान पर इल्जाम लगा रहे हैं। बिलवास्ता नहीं सर, मैं कहता हूं कि जरदारी साहब अगर चाहते 18 अक्टूबर 2007 की तहकीकात हो जाती तो साने 27 दिसंबर रूनुमा ना हुआ होता, क्योंकि जब पहला हमला हुआ था तो वो भी बीवी को शहीद करने के लिए किया गया था या डराने के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये साजिश थी जिसमें ये लोग मुलव्विस हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, रहमान मलिक सिक्योरिटी एडवाइजर भी था, तो रहमान मलिक बताया कि 27 दिसंबर से पहले 18 अक्टूबर के वाक़े पर उसने क्या खतो किताबत की मुशर्रफ के साथ, उस हुकूमत के साथ, उस वजारत दाखिला के साथ, क्योंकि
अब आप पर जब एक हमला हो जाता है, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचते हैं, वो आज तक उस थाने को विजिट नहीं किया गया जिस थाने पर 18 अक्टूबर में लोग शहीद हुए थे, जिनकी जूतियां पड़ी हुई थी। वो जूतियां जाके मैंने देखी थी, 150-200 लोगों की जूतियां थी। कोई सबूत तलाश करने की कोशिश ही नहीं की गई। अगर बरतानिया होता या अमेरिका होता, वो 18 अक्टूबर के सामने कोई स्टडी करते, उसकी बाल की खाल निकालते, तो 27 दिसंबर का वाकया कभी रूनुमा नहीं हुआ होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो FIA एक्सपर्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट बाद में मजे भी लिए, और मैं कसम खाकर कहता हूँ, बीबी शहीद जिंदा होती और इलेक्शन जीतकर कभी रहमान मलिक को वजीर दाखिला तो दूर की बात है, वो अपना मुशीर भी ना बनाते। एंड व्हाट अबाउट आसिफ अली जरदारी साहब, अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो वो सदर पाकिस्तान नहीं होते, बल्कि दुबई में वो बिलावल बख्तावर और आसफा साहिबा की देखभाल करते। क्योंकि बीबी ने क्लियर लिखा था, कहा था कि वन पेरेंट शुड बी विद किड्स। और उन्होंने बैरिस्टर सिबतुल्लाह कादरी को कहा था, शाबान मिरानी भी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे दुबई में, और शगुफ्ता जुमानी साहिबा भी थी, और भी बहुत सारे लोग थे। ये बातें हकीकत है कि जब बीबी शहीद ने कहा सिबतुल्लाह कादरी साहब को कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और जरदारी साहब दुबई में बच्चों की लुक आफ्टर करेंगे। कादिर पटेल का उजैर जान से ताल्लुक था, राब्ता था, मिलते जुलते रहते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? और उनको मानना चाहिए, अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। एक शहर के रहने वाले लोग एक पार्टी के लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो ऐसा तो कायम एक पार्टी के लोग, यानी उजैर जान बलोच बहुत करीब था सीनियर लीडरशिप से, इंक्लूडिंग कादिर पटेल। सर 2012 के ऑपरेशन तक उजैर बलोच पीपल्स पार्टी में था, फिर जज्बात में आके कहा कि हम जरदारी को नहीं मानते, हम पीपल्स पार्टी छोड़ते हैं। उसके बाद फिर एक मामला तय हुआ। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादिर पटेल साहब हमारे साथ DSNG लिंक पर मौजूद हैं। पटेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक से पहले हबीब जान बलोच साहब से हमारी बात हो रही थी और कहते हैं कि कादिर पटेल साहब को अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, और मुजाहरा करते हुए ये मान लेना चाहिए कि उजैर जान बलोच उनके करीबी साथियों में से एक थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह मैं उजैर जान का करीबी साथी हूं, तो कादिर पटेल साहब क्यों नहीं मानते और क्यों कहते हैं कि मैं उनसे 6 या 8 दफा मिला हूं सिर्फ। मैं बिल्कुल अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं 6 या 8 दफ़ा मिलाऊंगा। अब मुझ में अगर कोई काउंटिंग में गलती होगी तो 7 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। मैं इतनी बार मिलाऊं, और मेरी उनसे अच्छी बातचीत भी थी। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता। इतनी अखलाकी जुर्रत जितनी होनी चाहिए इंसान में ज़रूर है। लेकिन हबीब जान साहब का ताल्लुक उनसे ज़्यादा करीब था, क्योंकि कराची सिटी अलाइंस नामी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों उनका हिस्सा थे, जिसके चेयरमैन शायद हबीब जान साहब हैं, वो प्रेसिडेंट थे, या पीपल्स अमन कमेटी से वो उनका जो ताल्लुक था वो भी उसमें साथ थे। तो हबीब जान हमारे साथ भी रहे हैं पीपल्स पार्टी में। लेकिन मैं जितना जिससे वास्ता होगा उतना बताऊंगा ना। मतलब मैं करीबी साथी से मुराद, करीबी साथी तो ये होता है कि जो आपके साथ घूम रहा हो, फिर रहा हो, कहीं होटल पे खाना खाने जा रहा हो, तो कहीं पिकनिक मना रहा हो, तो कहीं सफ़र कर रहा हो। तो ऐसी कोई इनके जहन में अगर कोई है याददाश्त तो ज़रूर बताएं। पटेल साहब, फिर वो जो इमेजेस या विजुअल्स हमारे सामने आए हैं जिसमें आप उनके साथ साथ स्टेज शेयर कर रहे होते थे, क्या वो विजुअल्स या इमेजेस झूठे हैं? आप उनको डिनाई करते हैं कि वो आपके नहीं हैं? नॉट एट ऑल। किसी भी इमेज को मैं डिनाई नहीं करता। हाँ, बहुत सारी तकरीबात में, बहुत सारी शादी गमी मुलाकात में, समाजी सियासी प्रोग्रामों में हमने स्टेज शेयर किए। मैं किसी इमेज को डिनाई नहीं करता। आपकी पाकिस्तान पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से बार बार एक चीज़ आ रही है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं था, और आपकी जानिब से ही ये डिनायल आता है। आप कहते हैं कि वो एक अलग एक बॉडी हो सकती है, लेकिन उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं था। ब्रेक से पहले हबीब जान यही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, लेकिन एक वक्त पर आकर नाराजगी हुई। तो क्या आप ये एडमिट करते हैं कि एक वक्त पे पीपल्स अमन कमेटी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी? नहीं, पीपल्स अमन कमेटी एक अलग एंटिटी थी जिसने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था इलेक्शन में, और ये उनके अपने अल्फाज हैं। आपको मैं आप इंटरव्यू भिजवा दूंगा जी कि उन्होंने सपोर्ट किया। और आप देखेंगे जो वो हल्फ की बड़ी मशहूर वीडियो है, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और हम मिल के मफाद के लिए काम करेंगे लहरी से। तो मकसद दो अलग एंटिटीज थी। लेकिन हबीब जान का पीपल्स पार्टी से ज़रूर ताल्लुक था, मैं इससे इनकार नहीं करता।
और फिर वो पीपल्स अमन कमेटी या फिर कराची सिटी अलायंस भी उन्होंने बनाई, लेकिन कोई ओहदेदार नहीं रहे हमारे उज़ैर, या कोई हमारे ऑफिस होल्डर नहीं रहे, या कोई मतलब किसी फोरम पर हमारी नुमाइंदगी उन्होंने नहीं की। आप ये कह रहे हैं कि उज़ैर जान बलोच का हिमसेल्फ कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। 2002 का बल्दियाती इलेक्शन भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लड़ा। अभी मुझे याद आ गया चले। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़िम का इलेक्शन लड़े थे। जी बताइए। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कि हबीब जान कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो मर्डर हुआ था वो बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की साजिश थी और इस साजिश में मुआवनत हासिल रही रहमान मलिक, बाबर अबान और उस वक्त के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बात उन्होंने की, तो उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है 3 बड़ी शख्सियात के ऊपर। इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मैं समझता हूँ स्कॉटलैंड यार्ड से लेकर हर एक ने इसकी तफ्तीश कर ली। शायद ये अब किसी की ख्वाहिश हो, ये खबर बनना चाहती हो, तो मैं इस पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं पाकिस्तान की सारी एजेंसियों से ज़्यादा ताकतवर इन्वेस्टिगेटर नहीं, मैं स्कॉटलैंड यार्ड से ज़्यादा ताकतवर इन्वेस्टिगेटर नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? उनके बच्चों की माँ थी वो, आज भी उनके बच्चे अपने बाप से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो ये मतलब आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से है? लेकिन दहशतगर्दी में उनकी शहादत हुई, मुझे उस बात का अंदाज़ा है। एक माइंडसेट ने उनको शहीद किया, वो माइंडसेट आज भी मौजूद है, मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है और हमारे सामने आज भी ये जो कुछ हो रहा है एक नॉन इशू को आप देखिए। इस मुल्क में इशू क्या है? महंगाई इशू है नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी इशू है नहीं है, गिरती हुई मईशत इशू है नहीं है, कोरोना इशू है नहीं है, टिड्डी दिल इशू है नहीं है, चीनी इशू है नहीं है, आटा इशू है नहीं है, कश्मीर इशू है नहीं है। लेकिन हम लगे हुए हैं एक काम पर और आप भी लगे हुए हैं एक काम पर। तो यही होता है लगाया है सर पटेल साहब के लिए जो है पटेल साहब लगाया है इस सारे मामले के ऊपर, इस चीज के ऊपर किसने लगाया है? मुझे तो आपने लगाया हुआ है इस काम पे अभी नहीं, जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया हुआ है वो आपके साथ पार्लियामेंट का फ्लोर शेयर करते हैं। आप लोगों की तरफ से अलग बयानात आते हैं, उनकी तरफ से अलग आते हैं। आपकी जेआईटी अलग है, उनकी जेआईटी अलग है। इस सारी धमा चौकड़ी में कि किसकी जेआईटी ठीक है या किसकी गलत है, बहरहाल इल्जामात तो अपनी जगह पर है ना। आप पार्लियामेंट में मुझे फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करता हूं सर। तो आपने सुना भी होगा फिर मेरी बातें किस तरह की होती हैं। आपकी बातें जिस तरह की होती हैं उसके बाद जवाबात फिर उसी तरह के ही आएंगे ना। फिर आप भी फूलों की तवक्को तो ना करें पत्थर बरसाने के ऊपर। तो हम तैयार हैं। तो फिर हम मतलब आप ये कहते हैं कि हम आवाम का वोट लेकर उनके मसाइल को उजागर ना करें, इनकी नाअहली और इनकी जो नालायकी है उसकी निशानदेही ना करें, वरना बहुत सारे लोग नैब के जरिए चुप कराए गए और हमें इस तरह से चुप कराया जाएगा। तो ये एक भूल है और कोई काम नहीं कर सकते पटेल साहब। तरीकेकार था जो कामयाब नहीं हुआ और कुछ नहीं हो सकता। तो आप भी 1-2 मोटरसाइकिल वालों से जेआईटीज पकड़ लें, हिसाब बराबर हो जाएगा। सर मेरे पास, मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो अलिफ बेला वाली कहानी है कि 25-30 गाड़ियां गनमैनों की जो शख्स लेके घूमता उसके घर पे कोई जेआईटी की कॉपी दे जाए, बोले पता नहीं कौन था। मतलब आपको समझ में आती है ये बात? ये एक ऐसी अजीब बात है कि मकसद इस पर मेरे ख्याल में जितने प्रोग्राम और ये हुए, काश कराची के बिलबिलाते हुए इलेक्ट्रिक के मारे हुए लोगों पर हो जाते तो शायद कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाती। काश दवाइयों की जो चोरी हुई 500% दवाइयों की कीमत बढ़ी उस पर हो जाती। आज आपको आटा चीनी नहीं मिल रहा उस पर हो जाती। आज आपकी मनफी मईशत मनफी ग्रोथ में उस पर हो जाती। आप आज आपके कर्जे उतने गहरे हो गए हैं, इस दलदल में आप इतने गहरे जा चुके हैं कि शायद कभी निकल जाए और अल्लाह करे हम निकल जाए। आज आपके मुल्की मसाइल ये हैं, जो केस ऑलरेडी अदालतों में चल रहे हैं और एक जेआईटी जिस पर सबके साइन मौजूद है उसके तनाजुर में चल रहे हैं, उस पर कई पर फैसले भी हुए हैं, कई पर होने वाले हैं, कई पर सजाएं भी हुई हैं और कई पर होने वाली हैं। आपके ऊपर इल्जाम ये भी है कि आप भी उज़ैर बलोच से बंदे रास्ते से हटवाते थे। बड़े भाई, मैंने अगर किसी को, अरे अव्वल तो अल्लाह जानता है खुदा ना खास्ता आदमी क्यों ऐसा काम करेगा और उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा
और मेरा किसी से क्या ताल्लुक है और मैं ऐसा काम क्यों करूंगा, सोचने वाली बात है यार। सोचने वाली और बात इस तो बात ये की भी सारी है, जो है तहकीकात भी हो चुकी है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब, आप और उज़ैर बलोच साहब, बड़ा अच्छा आप लोगों का ताल्लुक था, तो उस वक्त जो भी वाकयात हुए उसमें फिर जाहिर है कि इल्जाम तो आप लोगों पर आते हैं ना। नहीं, मुझे इससे इनकार ही नहीं है कि हमारे ताल्लुक थे, सलाम दुआ थी, हम आप मिलते भी रहे हैं, इससे मैंने कब इनकार किया है। लेकिन अगर आप इस बात को करेंगे तो मैं फिर दोबारा वो बात करने पे मजबूर हो जाऊंगा कि वो उनके साथ स्टेज शेयर अयाज लतीफ़ पलीजोने साहब ने बड़ी बड़ी तकरीरें की हैं, मौलाना तारिक जमील साहब उनके साथ गए, शाहिद आफरीदी उनके साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई खुदा को मानो यार, ऐसा नहीं होता। तस्वीरें जिसके साथ हों या आप जिससे मिलते जुलते हों या आपकी सलाम दुआ, तो आप उसके सारे जराइम में शरीक हो गए। क्या इसमें कोई सच्चाई है कि रहमान डकैत को रास्ते से हटवाने के लिए उज़ैर बलोच ने तमाम तर इंफॉर्मेशन जुल्फिकार मिर्जा साहब के साथ शेयर की थी? आप उस वक्त बड़े करीब थे जुल्फिकार मिर्जा साहब के। मेरे सामने तो नहीं की थी भाई। अच्छा, और ये भी इल्जाम आते हैं कि ये वो तमाम बड़ी शख्सियात हैं जिनके कहने के ऊपर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कमजोर करने के लिए एक नया विंग एस्टैब्लिश किया गया, एंड दैट वाज पीपल्स अमन कमेटी, जो कि लियारी गैंग वॉर के लिए मशहूर था। ये लियारी में हमेशा से रहे हैं जो जराइम पेशा अनासर, ये हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से थे। अब मैं गिनवा देता हूँ आपको, दादल शेरू थे जी, उसके बाद हाजी लालू था, हाँ जी, उसके बाद मजीद स्पीड था, फिर उस्ताद बाबू था, फिर रहमान आ गया, फिर उज़ैर आ गया, अरशद पप्पू, फिर गफ्फार जिक्री आ गया, ये हाँ जी, अरशद पप्पू हाजी लालू का बेटा ही था। तो ये तो भाई हमेशा जराइम पेशा अनासिर जो है ये मुंतशिर भी होते रहे हैं और मुनज़्ज़म भी होते रहे, ये तो चलता आ रहा है। अब आप ये और ये लहरी तक महदूद रहता है। अब मुत्तहदा जो जब से बनी है, हजारों लोग उसमें, कराची में एक एक दिन में 100 आदमी भी मरा है। आज आप एक ही JIT पर और जो भी झूठी JIT जिसमें साइन मुकम्मल नहीं है उस पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन साथ रिलीज होने वाली JIT जिसमें लोगों को बांध कर जिंदा जलाया गया है, उस पर मेजे नफीस इत्तादी आज भी वहाँ मौजूद हैं। वो वजीर, उस केस के वजीर भी वहाँ बैठे हुए हैं, जो वकील हैं वो वजीर बन के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि कोई बात हो रही है। तो आप इससे क्या नतीजा अक्स करते हैं? मतलब आपने कभी किसी को कोई टास्क नहीं दिया कि कोई बंदा मरवाना है या किसी को रास्ते से हटाना है? अरे भाई इस तरह क्यों करूंगा, अल्लाह का शुक्र है मेरी दिल भी साफ है, हाथ भी साफ, और वो रब के पास है मेरा। राइट, अच्छा, क्या जुल्फिकार मिर्जा साहब ने बतौर वजीर दाखिला सूबे के उस वक्त उज़ैर जान बलोच को इक्विप करने के लिए मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था या नहीं किया था? आप उनसे पूछे जुल्फिकार मिर्जा से। सर आपके साथी थे, आपके दोस्त थे सर, उस वक्त आप स्टेज शेयर करते थे, आप बड़े करीब थे उनके, आपको कुछ तो पता होगा ना। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो। जनाब अली, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप जो भी देखें, किसी और के लिए सवाल पूछना है आप उससे पूछें, मेहरबानी कर। अच्छा, एक और चीज, फहमीदा मिर्जा साहिबा ने ये कहा है कि जो भी हुआ वो अपनी जगह पर, जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो कुछ किया वो अपनी जगह पर, लेकिन बाद में अगर किसी ने सूबाई या कौमी असम्बली के लिए लियारी के इन लोगों को टिकट्स दिए हैं तो वो सिंध गवर्नमेंट थी। तो ये आप लोगों पर ये इल्ज़ाम भी तो उन्होंने लगा दिया है गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल पे। नहीं, ये इस तरह हुआ था कि लियारी ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ पर जो लोग मर गए थे, 52 लोग मरे थे। फिर एक फ़ज़ा बन गई थी जो पॉलिटिकली कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, सोशल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। फिर वहाँ पर कुछ कमेटियाँ बनी, उनसे मुशावरत हुई कि जी इसको माहौल को रवां दवां किया जाए, दोबारा ज़िंदगी को रवां दवां किया जाए, और इलेक्शन भी सर पे थे। तो फिर उसमें ये बात आई कि ऐसे लोगों को टिकट दिए जाएं जो लियारी में रहते हों और फिर लोगों के दरमियान रहकर वहाँ उनकी खिदमत करें, वो फिर वहाँ से हिजरत ना कर जाएँ। तो उसमें फिर मुख्तलिफ प्रपोजल्स आए। बुज़ुर्ग कमेटी एक थी उनकी, उन्होंने प्रपोजल दिए, और हमने फिर अपने ही लोगों में से, जैसे जावेद नागौरी हमारे सिटी एरिया के उम्मीदवार अहदेदार थे, NA पे हमारे जो थे वो शाहजहान बलोच, वो हमारे UC नाजिम थे, तो कुछ नामों पर इत्तफाक हुआ और इलेक्शन हो गए। सनिया नाज का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या कलदम पीपल्स अमन कमेटी से था? इस हवाले से आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं सर। सवाल दोहराइएगा, आपकी आवाज़ कट गई। मैं सानिया नाज की बात कर रहा हूँ। सानिया नाज साहिबा का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या पीपल्स अमन कमेटी से था?
नहीं, वो पीपल्स पार्टी में लेडीज विंग में भी एक्टिव थी और उनसे भी उनके ताल्लुकात थे, दोनों तरफ उनसे ताल्लुकात है। तो आपने फिर सुना होगा ब्रिगेडियर शुजा साहब ने नहीं, उनसे नहीं, मैंने आप पूरा जुमला जी नहीं, पूरा जुमला कहें ना जी जी, मैंने कहा वो पीपल्स पार्टी के विमेन विंग में, और अच्छा उससे ज़्यादा वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेती थी, जिसमें आप शोबिज को आप कह लें, तो शोबिज से भी उनका ताल्लुक था, एनजीओ से भी उनका ताल्लुक था, लेडीज विंग में भी एक्टिव थी और उस तरफ भी उनकी मुलाकात। उस तरफ मतलब पीपल्स अमन कमेटी के साथ? जी जी। तो अगर साबिक सेक्टर कमांडर सिंध रेंजर्स ये कहते हैं कि सानिया नाज पीपल्स अमन कमेटी की प्रेस रिलीज जारी किया करती थी, तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में ये बात नहीं। आपके इल्म में ये बात नहीं है। अब आप ये बता दीजिए कि जेआईटी कौन सी दुरुस्त है? जेआईटी आप वाली दुरुस्त है या जेआईटी वो जो अली जैदी साहब ने जारी की वो दुरुस्त है? मैं आज आपको बता दूं कि आपसे मैं एक बात पूछ लेता हूं। जी प्लीज। मेरा और आपके दरमियान हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और हम 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 2 कागज हैं, एक पर हम सब साइन करते हैं, एक पर 2 लोग 4 लोग करते हैं, बाकी नहीं करते जी। कौन सा कागज ठीक है? जाहिर है वो ठीक होगी जिस पर ज्यादा साइन है, मुकम्मल लोगों ने साइन किए हैं, मुकम्मल लोगों के साइन है। और जो दूसरा कागज है वो उसका तो वो आया कहां से, वो तो लिफाफे वाला दे गया, और कहां से आया, किसने टाइप किया, ये तो मौजूद ही नहीं था, ये तो वो मोटरसाइकिल वाला दे गया जिसको हम भी ढूंढ रहे हैं अभी तक। तो उस मोटरसाइकिल वाले से आप भी राब्ता कर लेना सर। सर वो मोटरसाइकिल वाला ही तो नहीं मिल रहा है, वो पता नहीं कब कहां क्या और दे जाए। अच्छा, तो अब फाइनल कमेंट आपका चाहिए और बड़ा जरूरी है इसके ऊपर कमेंट करना। ये जेआईटीज की इंपॉर्टेंस होती क्या है? पाकिस्तान की तारीख में बड़ी जेआईटीज बनी है, क्या जेआईटीज वाकई ही उतनी ही सच्ची साबित हो जाती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? जरूरी है जी। नहीं, ये बहुत आपने सबसे अच्छा सवाल ये किया जी। प्लीज देखिए, प्लीज। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम की रिपोर्ट होती है, ठीक है, लेकिन इसको बाद में फिर हकायक के साथ जोड़ना भी पड़ता है आपको, इसके तनाजुर में आपको सबूत भी फराहम करने होते हैं अदालत। जी जी, मैं बिल्कुल यही आपसे एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा हूं कि जेआईटीज की बयानात की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कितनी ऐसी जेआईटीज थी जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर साबित हो सकी हैं? मैं यही कहता हूं ना कि कुछ में सदाकत होती है, क्योंकि उसके लिंक फिर आपने जोड़ने होते हैं ना। अब मैं इल्जाम आप पे लगा दूं कि फलां शख्स, मतलब जो ये मोटरसाइकिल वाला, लिफाफे वाला जिसको कोई चीज दे जाता है, वो उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तो फिर आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, आपको डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा। जब डॉक्टर आपको लिख के मोहर लगा के देगा, हो सकता है 1 से ज्यादा डॉक्टरों से चेक कराना पड़े, तो फिर आप कहेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो जेआईटीज का तकरार चल रही है एक सिंध से और एक वफाक से, इसके ऊपर बात करने की इतनी जरूरत क्यों पेश आई जब ये तकरार पैदा की गई है इश्यूज से? इसको मुतनाज़ा बनाया गया है। ये तकरार पैदा की गई है असल इश्यूज से। ये तकरार पैदा की गई है ये जो है ना इश्यूज से, जेन्युइन इश्यूज से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, जितने मैंने आपको बताई। अच्छा पटेल साहब, क्या ये चीज इतनी मुतनाज़ा थी या मुतनाज़ा बनाई गई है? अब 3 रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं और उनमें से एक पर ज्यादा बहस होती है, और इतनी बहस होती है कि जो एतराफी बयान है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर पढ़कर सुना दिया जाता है। आई मीन के इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मामला है आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी? सर हमारी तरफ से तो ये हुआ नहीं है ना, हमने तो हुकूमत की जो नालायकी है, नाअहली है, वो बबांगे दहल कही है। अब सुनने का हौसला उनमें नहीं है। कितने लोगों को बगैर केसों के नैब में बंद कराया हुआ है, और दूसरों के लिए इस तरह का मामला करने के चक्कर में और दूसरे नॉन इश्यूज ले आने के चक्कर में, या सोचते कि शायद ये डर जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं मेरे भाई। ये अब तरीके ये पुराने फरसूदा हो गए हैं। राइट। अब एक आखिरी सवाल, इस सारी धमा चौकड़ी का कुछ एंड रिजल्ट निकलेगा? आप लोग इसके ऊपर फर्दर क्या करने जा रहे हैं? अगर उनकी तरफ से एलिगेशन है कि जो आप लोगों ने जेआईटी दी थी वो ठीक नहीं है, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जो लोग जेआईटी दे रहे हैं वो मुस्तरद नहीं क्योंकि मोटरसाइकिल वाला उनको दे गया, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलना है? ये हवा में जो बातें चल रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूव करना है। एंड रिजल्ट तो
सर कोर्ट ऑफ लॉ में ही तो प्रूव हुई है ये जेआईटी और उस पर मुकदमा चल रहे हैं मेरे भाई। मैं कह रहा हूं आपको जी, इसी जेआईटी के तनाजुर में तो मुकदमा चल रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। अब मोटरसाइकिल वाला कुछ दे गया है और वो उछाला जा रहा है यहाँ वहां, तो आपको भी समझना चाहिए अल्लाह ताला ने हर एक को अकल दी है। राइट, बिल्कुल ठीक है जनाब कादिर पटेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान टी, आपने आज के इस शो में हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रेक से पहले हमने हबीब जान बलोच साहब से बात की थी और आखिर में इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन लेने के लिए ज़रूरी था कि उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ होते, और उसी हवाले से हमने कुछ तल्खो शीरी सवालात भी किए। प्रोग्राम से नाज़रीन फ़िलहाल इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।